नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, जिसका हमने एक प्यारा सा नाम रखा है कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक। और इस नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है अपना, जिसमें आप अभी न्यूली रिसेंटली वो बना हुआ चैनल है, जिसमें आप बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज जो लाइव क्लासेस लिए जाते हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोज और भी अलग से रिकॉर्डेड वीडियोज आप उस चैनल पर देखते हैं। और भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी हम अपने स्टूडेंट तक पहुंचते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वहाँ सारे कोर्सेज पेड हैं, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट जो फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं वो ऐप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐप हमारा है। और हम लोग फिलहाल जो अभी हैं आप लोगों के सामने, ये नेक्स्ट सेशन कमिंग सेशन में जेई और नीट की तैयारी के लिए है। जेई नीट में हमने जो अपना इनऑर्गेनिक का रखा है सीरीज चैप्टर या यूनिट बना के रखा है, उसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं आप लोगों को हर लेक्चर में करीब करीब बताता हूं, एक बार फिर से याद दिला दूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो या कोई भी चैप्टर हो, इन सारे में मैं ब्लॉक को लेकर के चलता हूं साथ में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर कंटेंट है, 60% से ज्यादा कंटेंट वो ब्लॉक ही है। लोगों को अगर देखें तो वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के इनऑर्गेनिक से निकल जाना चाहते हैं। ये इनऑर्गेनिक का 30% से 40% एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसके बाद भी 60% एरिया ब्लॉक का है। लोग उसको फोकस नहीं करते और लोग ऐसा मानते हैं कि ब्लॉक रटने की चीज है, आप उसी के लिए इनऑर्गेनिक बदनाम है। लेकिन जो हमसे पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी करूं, चाहे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी करूं या फिर कोई कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के उठाऊं, कोई भी चीज या एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही डील करूं, तो मैं हर जगह पर ब्लॉक को साथ लेकर के चलता हूं। और इससे क्या होता है, अपना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का जो कंटेंट बहुत बड़ा है, ये सारा थोड़ा 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 टूटते जाता है, टुकड़ों में अलग अलग जाके एक कनेक्टिविटी बनती है। उससे याद भी अच्छे से होता है, मेमोराइज भी हम अच्छे से कर पाते हैं, और अलग अलग जगह बार बार वो चीजें रिपीट होने से हमें याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो उसी सीरीज में आज बारी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें ब्लॉक की चीजों को ऐड करके हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के थोड़े कंटेंट को आसान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहां से। तो चलिए आइए हम लोग सीखते स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, डील्स solubility, conductivity and redox character of ions and compounds, like इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हाइड्रेशन एनर्जी, हर टॉपिक को समझना जरूरी होता है कि इस टॉपिक को आपने क्यों पढ़ा। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत सारी चीजों को डील करता है, जैसे सॉल्युबिलिटी को, कंडक्टिविटी को, रेडॉक्स कैरेक्टर को, कंपाउंड्स और आयंस दोनों लिखा मैंने, कहीं पर कंपाउंड लगेगा कहीं आयन, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत सारी चीजें डील होंगी। तो सबसे पहले आइए हाइड्रेशन एनर्जी को बेटा हम लोग सीखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से देखिए आप। लेट अ गैसियस आयन, मान लिया हमने एक गैसियस आयन, ठीक है, चाहे आप M+ गैस ले लो, कटायन ले लो, या X- गैस ले लो, अनायन ले लो। गैसियस आयन लेना है, कटायन अनायन कुछ भी आप लेते हो, ठीक है। अब ये आपका M+ है गैसियस, और ये X-, जस्ट आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ये गैसियस आयन है। आप क्या करते हो, इसको, इस आयन को वाटर में डालते हो। ध्यान से देखो, पोलर सॉल्वेंट में डालो, पहले कोई पोलर सॉल्वेंट लिखो, लाइक वाटर। वाटर के पास डायपोल्स है, चूंकि ये एक पोलर कंपाउंड है, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आप डायपोल डिफाइन करते हैं। इसके पास डायपोल्स हैं।
और ये आयन है, ये आयन है, हमने इसको वाटर में डाल दिया है। ठीक है, वाटर के पास क्या है बेटा, डायपोल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां पर एक कूलम्बिक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा किसके किसके बीच, आयन डायपोल के बीच। आयन कौन सा, जिसको आपने सॉल्वेंट में डाला है, पोलर सॉल्वेंट में डाला है, क्या हो रहा है यहां, एक कूलम्बिक इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने कूलम्बिक इंटरेक्शंस किसके किसके बीच, आयन डायपोल। ये जो आयन डायपोल कूलम्बिक इंटरेक्शन है, आप इसको बोलोगे सॉल्वेशन। क्या बोलोगे दोस्त, सॉल्वेशन। इसी का दूसरा नाम होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड तब इस्तेमाल होगा जब आपका सॉल्वेंट वाटर हो। अगर सॉल्वेंट वाटर छोड़ के कोई चीज और हो तब आप सॉल्वेशन, हाइड्रेशन नहीं कह सकते हैं। सॉल्वेशन तो कह सकते हैं लेकिन हाइड्रेशन नहीं कह सकते हैं। तो हमने बोला यहां भी आपका क्या हो गया, ये सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। ध्यान से अच्छे से देखिए, बने रहे आप। हमने बोला कि ये जो आपका कैटायन या एनायन, जो भी आपने इसको पोलर सॉल्वेंट में डाला, तो ऑपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, आयन के बीच और सॉल्वेंट के डायपोल के बीच। ये चीज क्या ला रहा है, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। बट हाइड्रेशन टर्म सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका सॉल्वेंट वाटर हो। अदर देन वाटर कुछ भी रहे तो आपको सॉल्वेशन ही कहना होगा, फिर आप हाइड्रेशन नहीं कह सकते। चलिए आइए मैं दिखाता हूं। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आप देखें गौर से, तो ये आपको कूलम्बिक फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, बांधेगा किसको, वाटर के नेगेटिव चार्ज को। अच्छे से देखना बेटा, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे, अभी हम लोग बेसिक लेवल पर हैं, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, अच्छी लेवल पर जाएंगी, इसलिए बने रहें वीडियो पर, अच्छे से वीडियो को देखें। ये जाहिर सी बात है, डाइपोल से इफेक्टिव फोर्स आयन लगाएगा, इसलिए आयन इसको इंटरेक्ट करेगा। आप ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि डाइपोल खींच लिया, हम बोलेंगे आयन खींचा। ठीक है, और इस X माइनस को भी आपने अगर आप डाला है, इसका साइज काफी बड़ा है, तो यहां भी आएगा। लेकिन अब पॉइंट क्या है, कोई भी अनायन तो कैटायन से बड़ा होता है बेटा। क्या बोला हमने, अनायन कैटायन से बड़ा होता है, तो उसका न्यूक्लियस थोड़ा डिस्टेंस पर होगा ज्यादा, और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। सर क्या बोला आपने, एक बार और रिपीट कर लो। मैंने बोला अनायन और कैटायन में डिफरेंस यह होगा कि अनायन, ध्यान से, अनायन और कैटायन में डिफरेंस यह होगा कि अगर साइज की बात करें तो कैटायन काफी छोटा होता है अनायन से। हमने किया है पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे अनायन, पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे कैटायन से बड़े, किसी भी कैटायन से बड़े होते हैं। बस Rb प्लस CS प्लस में थोड़ा सा सतर्क रहना है, वो भी काफी बड़ा कैटायन है, तो वो कुछ अनायन से भी वो बड़ा हो सकता है। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा अनायन था F माइनस, अगर आपको याद हो हमने पीछे कराया था। सबसे स्मॉलेस्ट अनायन वाज H माइनस, नॉट F, नॉट H माइनस, F माइनस। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एनायन वाज इवन बड़ा था, किससे, पीरियोडिक टेबल के थर्ड लार्जेस्ट कैटायन से, K प्लस। फर्स्ट लार्जेस्ट कैटायन CS प्लस, सेकंड लार्जेस्ट कैटायन Rb प्लस एंड थर्ड लार्जेस्ट K प्लस। तो आप जरा सोचिए, यदि सबसे छोटा अनायन सबसे बड़े, करीब करीब सबसे बड़े कैटायन से बड़ा निकल गया, इसका मतलब क्या है, हमेशा कैटायन काफी छोटा होता है, किससे, अनायन से। अनायन काफी बड़ा होता है। और एंड Z इफेक्टिव इस तरह से कैटायन का काफी ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव एनायन के रिस्पेक्ट में। इसीलिए जो सॉल्वेशन होगा, ये जो आप सॉल्वेशन एक्सटेंट बोल रहे हैं, ये कैटायन का काफी ज्यादा होगा बेटा अनायन से। ये जो सॉल्वेशन होगा आपके आयन का, वो कैटायन का काफी ज्यादा होगा अनायन से। अगर एक ही कंपाउंड का ये कैटायन अनायन दोनों हिस्सा है, तो
तो अनायन के हाइड्रेशन या सॉल्वेशन को आप इनफैक्ट इग्नोर भी कर सकते हैं, कैटायन का सॉल्वेशन हाइड्रेशन इतना ज्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला चूंकि इसका जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा है, इसीलिए यहां पर ये कुलंबिक इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होगा और इसके चारों ओर H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी, रिलेटिवली यहां कम होगी क्योंकि यहां जेड इफेक्टिव कम है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैटायन का जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? एनायन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलो हमने लिख दिया कि जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होने और साइज छोटा होने से सॉल्वेशन एक्सटेंट कैटायन का काफी ज्यादा होता है एनायन से। मतलब नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, सराउंडिंग H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैटायन में काफी ज्यादा होते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनायन। चलो आगे बढ़ते हो, अब अपन बात करते हैं ये जो प्रोसेस है हाइड्रेशन, जाहिर सी बात है ये कुलंबिक इंटरेक्शन है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक स्टेप हुआ। जाहिर सी बात है हमने आपको पढ़ाया है जिस स्टेप में कुलंबिक इंटरेक्शन काम करे वो स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, तो यहां भी आप क्या बोलेंगे, ये भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। ध्यान से देखते जाओगे, स्टेप होगा मतलब इसका, इस स्टेप का डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसी को आप बोलोगे माइनस डेल्टा एच एच ई, एम प्लस लगा दिया, दैट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कैटायन। ठीक है, अभी आप एनर्जी बोल के काम निकाल ले, बाकी धीरे धीरे आप जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो इंथैल्पी एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे। एनीवेज, तो हमने बोला ये एक एक्सोथर्मिक स्टेप हुआ क्योंकि कुलंबिक इंटरेक्शन है, तो डेल्टा एच नेगेटिव, तो जो डेल्टा एच है नेगेटिव मतलब रिलीजिंग एनर्जी, इसी को हमने बोला हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब क्या बन गया, ये आपके M प्लस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो MH2O होल X हमने लिख दिया। ध्यान से देखना बेटा, प्लस क्या लिख दिया, M के चारों ओर XH2O मॉलिक्यूल ने घेर लिया और ये अब पूरा इंटायर एक यूनिट बन गया। जैसे पहले M प्लस यूनिट था, अब M प्लस अकेला नहीं है, MH2O होल X प्लस, अब ये इंटायर सिस्टम, मतलब अब अगर M प्लस को हिलाओगे यहां से तो ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल उसमें लगे हुए हैं वो भी हिलेंगे। जैसे आपकी बस पर चारों तरफ लोग लटके हुए होते हैं और बस इधर जाए तो लोग भी उधर जाए, बस इधर गिरे तो लोग भी इधर गिरे, बस गड्ढे में गिरे तो लोग भी गड्ढे में गिरे। ये जो लोग उससे इंट्रैक्शन में बंधे हुए हैं ये H2O मॉलिक्यूल, यही आपका बस है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूं, बस इत्मीनान रखें, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे, वीडियो पर बने रहें, कहीं जाना नहीं। हमने लिखा MH2O होल X प्लस, मतलब M प्लस कैटायन के चारों ओर XH2O मॉलिक्यूल आ गए। अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, M प्लस एक्वस, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं M प्लस एक्वस। पहले ये आयन क्या था, M प्लस गैस, यहां पर ये आयन कौन सा है, M प्लस गैस, यहां ये आयन कौन सा है, X माइनस गैस, और अब क्या बन गया ये M प्लस एक्वस। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी को आप क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। चलो यहां भी लिख दो, इस स्टेप का भी डेल्टा एच बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसी नेगेटिव को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच एच ई ऑफ एक्स माइनस, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। पर मोल डिफाइन होगा, जाहिर सी बात है। आपने इसको लिखा एक्स H2O होल Y माइनस, ये प्लस इस M प्लस का चार्ज है चूंकि H2O पर, और ये X H2O होल Y, यहां मान लिया वाटर मॉलिक्यूल की संख्या Y, जाहिर सी बात है X काफी बड़ा है Y से, मतलब M प्लस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है Y से, चूंकि हमने बोला कि इसका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन काफी ज्यादा होगा क्योंकि उसका क्या है, Z इफेक्टिव ज्यादा है। तो X H2O होल Y माइनस, या इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, X माइनस एक्वस, क्या लिख सकते हो, X माइनस, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और आप इसको बोलोगे हाइड्रेटेड एनायन
क्या बोलोगे? अब ये हाइड्रेटेड एनायन हो गया, गैसियस नहीं हो गया। और इसको बोलोगे आप हाइड्रेटेड कैटायन, या सॉल्वेटेड वर्ड भी ले सकते हो। हमने अभी आपको बोला हाइड्रेटेड कैटायन, सॉल्वेशन भी आप बोल सकते हो, लेकिन हमने आपको एक इंफॉर्मेशन क्लियर बोला कि अगर वाटर छोड़ के कोई और सॉल्वेंट रहेगा तो आप उस केस में हाइड्रेशन नहीं बोल सकते, सॉल्वेशन बोल सकते हो। वाटर में सॉल्वेशन हाइड्रेशन दोनों चलेगा, लेकिन हाइड्रेशन बोले तो बेटर है। तो अभी फर्स्ट पेज में आपको हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया हाइड्रेशन एनर्जी टर्म से। अभी इसमें आप कोई बड़ी कारस्तानी आपने नहीं देखी है, बट नेक्स्ट पेज में आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इस पेज में हमने क्या बताया, पहले इंट्रोड्यूस किया कि हाइड्रेशन एनर्जी डील करता है कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी को, कंडक्टिविटी को, आयन या कंपाउंड या रेडॉक्स कैरेक्टर जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, बहुत सारी चीजों को डील करता है हाइड्रेशन एनर्जी। फिर हमने बताया कि मान ले कि कोई एक गैसियस आयन है, चाहे कैटायन माने या एनायन माने, ये गैसियस है, मतलब इसने जस्ट इलेक्ट्रॉन लूज किया है आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के, या जो एनायन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज करके इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब आप इसको वाटर में डालते हो किसी पोलर सॉल्वेंट में, कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है अगर आप अच्छा पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, और इसके डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होते हैं, और इसमें जो डायपोल होते हैं, इस डायपोल और इस आयन के बीच कूलम्बिक इंटरेक्शन होता है। अगर आयन पॉजिटिव चार्ज है तो इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज के साथ इसका कूलम्बिक इंटरेक्शन होगा, और आयन अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्वेंट का पॉजिटिव चार्ज के बीच, पॉजिटिव डायपोल के बीच इसका कूलम्बिक इंटरेक्शन होगा। इस कूलम्बिक इंटरेक्शन को आप सॉल्वेशन बोलेंगे, बट अगर सॉल्वेंट में आपने वाटर लिया तो यह हाइड्रेशन भी कहला सकता है। जाहिर सी बात है कैटायन का साइज काफी छोटा है और जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है, इसीलिए कैटायन के चारों ओर जो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये एनायन के चारों ओर के वाटर मॉलिक्यूल से इसकी संख्या काफी ज्यादा होगी। तो आप बोलोगे कि एक्सटेंट सॉल्वेशन का या हाइड्रेशन का, ये कैटायन का दोस्त काफी ज्यादा है, किससे? एनायन से। इसीलिए यहां जो एनर्जी लिबरेट होगी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, और यहां जो एनर्जी लिबरेट होगी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन, लिबरेट क्यों होगी? क्योंकि हमने आपको बताया है जब भी केमिस्ट्री में कूलम्बिक इंटरेक्शन वाला कोई स्टेप आप डील कर रहे हो तो वो एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड केमिकल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, तो वो एक्सोथर्मिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां भी एनर्जी रिलीज होगी। अब हमने बोला कि ये पूरा चीज एक यूनिट बन गया, ये इंटायर सिस्टम एक यूनिट बन गया। आप M+ को हिलाओगे तो ये पूरा चीज लेकर के उससे हिलेगा। हमने बताया जैसे बस पर लोग लादे हुए रहते हैं, ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे, जहां जिसको बिठा दो सब पकड़े हुए हैं, वो एक इंटरेक्शन से बंधा हुआ है। अब बस अगर इस तरीके से झुकती है किसी सड़क पर तो वो पूरा का पूरा सिस्टम झुकता है, मतलब चारों ओर का सराउंडिंग। मैं इस चीज को अगले पेज में लाके खूबसूरती से बहुत सारी बातें इसमें बता रहा हूं। हमने क्लियर किया कि MH2O होल X+ बन गया, मतलब M+ के चारों ओर कुछ H2O मॉलिक्यूल आ गए, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। या आप इन शॉर्ट M+ एक्वस लिख सकते हो, इसको आप हाइड्रेटेड कैटायन बोलते हो। XH2O होल Y- हमने लिखा, मतलब एनायन के चारों ओर YH2O मॉलिक्यूल आ गए। जाहिर सी बात है उसका हाइड्रेशन ज्यादा है, इसलिए X का वैल्यू काफी बड़ा है Y से। इसको भी आप X- एक्वस बोल सकते हो, या ये हाइड्रेटेड एनायन कहलाएगा। उम्मीद है फर्स्ट पेज की सारी चीजें आपने अच्छे से इत्मीनान से सीखी होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले और मेरे को बताएं अच्छे से, हाँ आपका सारा चीज फर्स्ट पेज का क्लियर हुआ या नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज जल्दी से। जी, अब इस पेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा अच्छे से आइए समझिए चीजों को। हमने किया हमने किया बेटा कि कोई कैटायन को हमने वाटर में डाला। अब बड़ा सिंपल लिखूं मैं, हाइड्रेशन हो गया और ये M+ एक्वस बन गया, और साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई ΔHHE, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ M+, ये कैटायन का कहलाया। और इतना ही नहीं, हमने ये भी बोला कि अगर ये X- रहा, हाइड्रेशन अच्छे से आप देख लें, तो X- एक्वस बन गया, या इसको हमने ये भी लिखा कि MH2O होल X+ लिख लो,
या हमने इसको ये भी लिखा कि XH2O एनायन पे डिपेंड करता, होल Y माइनस लिख लो, और प्लस माइनस डेल्टा HHE हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनायन रिलीज हुई। अच्छे से देख ले, हमने बहुत क्लियर बोला कि हाइड्रेशन एक्सटेंट कैटायन का चूंकि काफी ज्यादा है एनायन से, अच्छे से देखें, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी अनायन का जो होगा वो बहुत ही कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? कैटायन के रिस्पेक्ट में। एनर्जी, जाहिर सी बात है इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो रिप्रेजेंट करता है रिलीजिंग अमाउंट, रिलीजिंग नेचर को। तो हमने क्या बोला, ये M प्लस का कैटायन का काफी ज्यादा होगा एनायन से। इवन यहां तक कि ध्यान से देखो, डेल्टा HHE हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई है, कोई MX आयोनिक सॉलिड, ध्यान से बेटा, मान लो MX आयोनिक सॉलिड ले लिया हमने, मतलब आयोनिक कंपाउंड को पानी में डुबोया है, नहीं, ये MX आयोनिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल NaCl, ध्यान से देखोगे NaCl, या एग्जांपल MgCl2 वगैरह वगैरह etc, जो कुछ भी है, ये इसका मैग्नीट्यूड अकेले करीब करीब बड़ा होगा, लेकिन करीब करीब बराबर होगा किसके? हाइड्रेशन एनायन, सॉरी कैटायन के। ये बातें अब आपको समझ में आई होंगी। क्या किया हमने? हालांकि ये तो सम होगा दोनों के हाइड्रेशन एनर्जी का। किसके किसके हाइड्रेशन एनर्जी का? कंपाउंड में कैटायन है और एनायन है, तो जो कंप्लीट कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा वो कैटायन का हाइड्रेशन एनर्जी जो एनायन का हाइड्रेशन एनर्जी होगा। बट हमने क्या बोला कि ये अकेले करीब करीब बराबर होगा कैटायन के। जाहिर सी बात है ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि एनायन भी हाइड्रेट करेगा, लेकिन एनायन का हाइड्रेशन एक्सटेंट इतना कम है कि टोटल हाइड्रेशन एनर्जी अपन अकेले किसके कारण बोल देते हैं? कैटायन के कारण। ये बात अब आपको समझ में आई होगी। एनायन का क्या कर लिया हमने? इग्नोर कर लिया। क्यों? क्योंकि एनायन का हाइड्रेशन काफी कम होता है। यह आपको समझ में आया होगा। चलो आ जाओ। तो अगर मैं बोलूं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, इस हाइड्रेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला फैक्टर्स कौन कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहला बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में ही होता है, रिलीजिंग है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज सबसे पहला। मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहां एक कॉन्फ्लिक्शन है, लेकिन सच है। कॉन्फ्लिक्शन क्या है? कैटायन पर चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैटायन पर चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बट एनायन पे चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव तो घटता है ना, क्योंकि एनायन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बड़ा होता है, तो जेड इफेक्टिव घटेगा, लेकिन बावजूद उसके उसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कूलम्बिक इंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, और कूलम्बिक इंट्रैक्शन हमेशा, आप क्या लिखते हो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 नहीं लिखते हो? दो आयन के बीच फोर्स Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर भी होगी मेरी बात? तो चार्ज जितना ज्यादा हो बावजूद उसके मैं बोलूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। साइज बड़ा होना चाहिए या छोटा? सर छोटा होना चाहिए, चाहे कैटायन हो या एनायन हो। शिल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए या पुअर? सर पुअर होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। D10 F14 के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। और यदि दो, मान लो कि आयन, वही आयन को मैंने, एक ही आयन को अलग अलग सॉल्वेंट में डुबोया, तो कहां पर हाइड्रेशन सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी? तो इस केस में मैं सॉल्वेशन एनर्जी बोलता हूं। ध्यान से, अब हाइड्रेशन नहीं बोल रहा हूं, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन एनर्जी फॉर एन आयन, एक आयन के लिए, एक ही आयन के लिए, दो आयन नहीं है इस बार, कब ज्यादा होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ आयन, सॉरी सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट,
डायपोल मोमेंट मतलब पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ठीक है आप वाटर वाटर कर रहे हैं, कभी आएगा भी नहीं वाटर छोड़ के कोई चीज ज्यादा आएगा भी नहीं, बट आप में से बहुत सारे लोग एडवांस्ड के भी स्टूडेंट होंगे या नहीं भी है, तो चलो आपको भाई जानना तो चाहिए ही कि अगर Na+ आयन को मैं एक बार पानी में डुबो दूं और एक बार HCl में डुबो, तो दोनों में इंटरेक्शन होगा बेटा। Na+ को अगर मैं वाटर में डुबोऊं और Na+ को HCl में डुबोऊं तो दोनों के पास डायपोल है, दोनों में इंटरेक्शन होगा। मेरा सवाल यह है कि कहां पर एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, सॉल्वेशन एनर्जी का अमाउंट कहां ज्यादा होगा, तो वाटर में। क्यों? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा है और वाटर का डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है। इसको बोलते हैं, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का किसी भी सॉल्वेंट का, ये उसका अपना प्रॉपर्टी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का विरोध करता है, अपोज करता है। सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा और क्लियर करें। मैं ऐसे क्लियर करता हूं, ध्यान से देखें। जैसे आप बोलते हो, यहां पे मैं घेर को ध्यान से, आप बोलते हो कि दो चार्ज है Q1 प्लस और Q2 माइनस। अच्छे से देखना बेटा, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4πε0r²। Q1 Q2 तो चार्ज है, जितना ज्यादा उतना अट्रैक्शन ज्यादा, R साइज है, दोनों के बीच की दूरी है। ये जो आपका है यही डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, मीडियम का प्रॉपर्टी। चलो आप इन शॉर्ट इसको आपने लिख दिया D, तो आपके लिए लेसन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D। ये जो ε0 है ये एयर के लिए आपने लिखा है। अगर कोई और सॉल्वेंट लेते हैं तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R होता, आप पढ़ेंगे आगे जाकर के फिजिक्स में आपको पढ़नी होती है। लेकिन आप इन शॉर्ट समझे कि ये इन शॉर्ट इसको आप डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला एयर के लिए है। अगर एयर, दो आयन के बीच अट्रैक्शन एयर में जितना होता है पानी में भी डुबो दोगे तो उतना अट्रैक्शन थोड़ी ना होगा बेटा, नहीं होगा ना। आप ही सोच के देखें, दो चीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, आप उसको एयर में अट्रैक्ट करवाते हैं, पानी में अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आपका वाटर में भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? ये जो आप फील कर रहे होंगे कि वाटर में सर वो फोर्स अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, क्यों? यही चीज, यही मैं समझा रहा हूं, वही डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। सॉल्वेंट का अपना इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का विरोध करती है। इसीलिए आपने सोचा, फील किया इस चीज को कि एयर में अट्रैक्शन ज्यादा था दोनों चीज के बीच और वाटर में जाके अट्रैक्शन कमजोर हो गया, क्योंकि वाटर के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का विरोध ज्यादा करता है। आपको समझ में आया होगा। तो हमने बोला कि किसी भी सॉल्वेशन हाइड्रेशन एनर्जी तब ज्यादा होती है जब कुल मिलाके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है किसी सॉल्वेंट का, या डायपोल मोमेंट भी साथ में ज्यादा हो। तो कुल मिलाके आप ऐसे बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सबसे अच्छा बेहतर आप वाटर का ही बोलते हैं। उसके बाद दूसरे पोलर चीजों का आएगा, हाइड्रोजन HF का आप इससे कम ले लेंगे, अमोनिया का और कम ले लेंगे, HCl का, HF HCl अमोनिया हटा दीजिए इसको, एल्कोहल का और कम ले लेंगे, सो ऑन, बेंजीन का और कम, एयर काफी पीछे आ गया आपका। आपको ये थोड़ा बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझना है क्योंकि सब्जेक्ट वो नहीं है, मैटर वो नहीं है, लेकिन हां ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझना, ठीक है। ध्यान से अच्छे से देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला मेरा जो यहां पर मतलब है, ये सारी चीजें तो कॉमन है, आप समझ ही गए होंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी तब ज्यादा होगी जब चार्ज ज्यादा हो, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, साइज कम हो, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग हो। फिर और इसके बाद हमने बोला ये सब फैक्टर तो आप तब लगा रहे हैं जब दो अलग अलग
चार्ज है आपके पास, दो अलग अलग मटेरियल है, आपको देखना है कि किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो सर किसकी साइज छोटी है, सर किस पर चार्ज ज्यादा है, सर किसका ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा है, सर किसकी शिल्डिंग पुअरिंग है, ये फैक्टर लगाएंगे। लेकिन हमने बोला कि आयन दो नहीं है, एक ही है, लेकिन अलग अलग सॉल्वेंट में है, तो किस सॉल्वेंट के पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, तो जिसका हाइड्रेशन नहीं सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो, तो जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है वहां पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्वेशन ज्यादा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन दो दिन में एक्सपर्ट हो नहीं सकते हैं। याद रखें वाटर का हाईएस्ट होता है, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दोनों का हाईएस्ट होता है, उसके बाद आ जाए एचएफ। अकेले डायपोल मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायपोल मोमेंट दोनों पे। डायपोल मोमेंट भी क्या है आपको आगे क्लियर हो जाएगा। इन जनरल आप ये लेके चले, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है वाटर का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, एचएफ का, इन लोगों का अच्छा होता है। फिर अमोनिया, एल्कोहल, जो जितना कम पोलर है वो उतना पीछे, बेंजीन नॉन पोलर है और पीछे, एयर का तो सबसे पीछे। ठीक है, मतलब अब आप बोलो वाटर का सॉल्वेशन बताना है आपको, सॉरी सोडियम आयन का सॉल्वेशन वाटर में ज्यादा होगा कि HCl में ज्यादा होगा, कहां पर एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, जब Na आयन को H2O में डुबो दे वहां के कोलंबिक इंटरेक्शन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या Na आयन को Na प्लस आयन को अपन HCl में डुबो दे वहां पर कोलंबिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा? प्लीज जल्दी आप बताएं, जल्दी से सोचें आप। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में अब तुरंत आया होगा सर वाटर में, वाटर में, एकदम वाटर में, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, और हमने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉल्वेंट का जितना ज्यादा हो उसमें उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन होगा, HCl के का कम होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ही हमने लिख दिया है वाटर। तो चलो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लें, कैप्चर करें, मैं नेक्स्ट पेज में अब इसके एग्जांपल भी लेकर के आता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं और भी चीजें। इस पेज में अब हम लोग पहले एग्जांपल्स लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का। पहला एग्जांपल Na प्लस Mg2 प्लस और Al ट्रिपल प्लस, किस आयन का वाटर में डालने पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा? समझ रहे हैं? नेक्स्ट एग्जांपल F माइनस O डबल माइनस N ट्रिपल माइनस, किस आयन का वाटर में जाने पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट एग्जांपल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किस आयन का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा? फ्लोराइड की तरफ ज्यादा होगा या आयोडाइड की तरफ ज्यादा होगा? फ्लोराइड सही है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ाया है कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज पढ़ाया है, और इन दोनों में क्या लगा? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, चाहे कैटायन का चार्ज हो या एनायन का। अगर मैं ले लू Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, इधर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एक्सटेंट एक ही चीज हुआ, एक्सटेंट मात्रा, मात्रा ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं लू Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, समझ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। अगर मैं लू K प्लस और Ag प्लस, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पास 4d10 पोरिंग ऑफ शिल्डिंग है, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी इसकी। तो हमने यहां पर बहुत सारा एग्जांपल किया। अगर मैं बोलूं Ca2 प्लस और Ba2 प्लस, किसका ज्यादा? बोलोगे सर Ca2 प्लस, आपने साइज लगाया। अगर मैं बोलूं Tin2 प्लस और Tin4 प्लस, चार्ज Tin4 प्लस, तो हाइड्रेशन एनर्जी पर ये एग्जांपल था, कोई बड़ा नहीं, सिंपल सी बात है, जो हमने इतनी देर तक हम लोगों ने लिखा उसी को हमने एग्जांपल के तौर पे किया है। अब आगे आइए, ध्यान से देखें आप, ध्यान से। एक टर्म मैं डील कर रहा हूं अब, हाइड्रेटेड रेडियस। अब नया टर्म क्या डील कर रहा हूं? हाइड्रेटेड रेडियस। अब ये कैसे डील होगा? ध्यान से, अच्छा टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। ये आपका M प्लस गैस था,
आपने इसको वाटर में डाला तो यहां से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई। अब तो आदी हो गए हम लोग इस बात के, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये M प्लस एक्वस लिखा। अब इस M प्लस एक्वस को आप फील करें एक बार, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। ये देखो, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस वाटर है। इसको आप ऐसे लिख दो, नहीं समझे? ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे पिक्चोरियल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो वाटर का। ये O वाला इंड है और ये H वाला इंड है। तो यहां पर क्या होगा, अच्छे से देखना बेटा, ये आपका M प्लस कैटायन था। अब इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके औकात के हिसाब से ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आते गए। ठीक है, अच्छे से देखिए, मजेदार चीज मैं बताने जा रहा हूं। मुजम्मिल ने लिखा है, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ कुमार मनु सर 2014-15 टारगेट बैच, गुड टू सी ओल्ड वाइब्स। अरे थैंक यू मुजम्मिल। सुमित कुमार सिंह सर, आई एम फ्रॉम नेपाल, देन हाउ कैन आई ज्वाइन योर कोचिंग क्लासेस इन पटना। आप वीडियो के कमेंट में जाकर के आप ये कर लें, मतलब आप अपने चीज़ों को डाल लें तो आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। एक मोबाइल नंबर, या मैं अपना मोबाइल नंबर जो कांटेक्ट करने का यहाँ नंबर है वीडियोस के लिए, वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर लेंगे। इस मोबाइल नंबर पर कोर्सेज के लिए आप व्हाट्सएप कर लेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कॉल अटेंड जल्दी होगा नहीं, आप व्हाट्सएप कर लेंगे, फिर आपको उस अकॉर्डिंग बोल दिया जाएगा कॉल कर लेने के लिए। चलो आज आप वीडियो इस पर लगातार। तो हमने बोला वाटर H2O मॉलिक्यूल का नेगेटिव पॉजिटिव। तो देख बेटा यहां पे अच्छे से देखना, हमने ये लिख दिया क्योंकि M प्लस के तो चारों ओर नेगेटिव डायपोल से घेरेगा ना। अब क्या है, ये जो वाटर में आपने डुबोया है, जरा वाटर को तो फील करे, जरा वाटर को भी तो फील करे। वाटर कैसा है, पानी कैसा है? एक H2O मॉलिक्यूल तो है नहीं, आप समझ पा रहे हैं? ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल है। क्लियर है ना? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये सारे किस चीज से जुड़े हैं? H बॉन्ड से। किस चीज से जुड़े हैं बेटा? सारे के सारे H बॉन्ड से, सारे के सारे H बॉन्ड से। मतलब अगर आपने ये पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल लगाया है, ये इससे भी तो जुड़ा है। मान लो कि ये वाला H2O यहां लटका है, लटकना ही समझो, तो इसके पीछे भी तो H2O लटका हुआ है कोई। आप ट्रेन पर चढ़ते हैं, आप लटकते हैं और आपके शरीर पर कोई और लटक जाता है। तो जरा समझे, ट्रेन पर जब आप चढ़ते हो तो आपने पकड़ रखा है हैंडल काफी मजबूती से, तो आप सेफ है ज्यादा। अब आपसे तो पीछे लटका, वो आपको लटक लिया, पकड़ लिया उसने, वो रिलेटिवली कम सेफ है, वहां अट्रैक्शन कम होगा। उसको भी किसी और ने एक ने पकड़ लिया और जल्दबाजी में वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरी बातों को समझिएगा, मतलब पीछे वाला धीरे 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 उतना अनसेफ होता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बन जाएगी कि इसके बाद यार लटकोगे तो नहीं रह पाओगे, टूट के गिर जाओगे, बिखर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। मतलब इसके चारों ओर भी वाटर मॉलिक्यूल आएगा, मतलब ये वाला लेयर की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अब पहले इतना नहीं आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब पहले इतना नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन आएगा। अगला लेयर बन गया, ये क्या बन गया बेटा? अगला लेयर। अब ये इसके पास, आप समझ पा रहे हैं, इस H2O के बाद फिर ये H2O आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो फिर आगे H2O आ सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या उसकी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारा तो इसी के कंट्रोल से हो रहा है ना।
बहुत क्लियर बता रहा हूं। अब इतने पे समझ में ना आए तो बेटा कोई नहीं सिखा सकता तुमको। ये ले ले, ले ले अच्छे से। और भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इसका कितना पावर है। ध्यान से अच्छे से देख, ये मैं रेड पेन से काम कर रहा हूं, इसने सबको पकड़ रखा है, इसने सबको पकड़ रखा है, कोई दो राय नहीं है। इसने सबको पकड़ रखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि ये यहां पर जितना फोर्स लगा पा रहा है यहां कम और यहां कम, यहां जितना फोर्स लगा पा रहा है अगली बार में कम, अगली बार में और कम। यहां जितना अट्रैक्शन दिखा पा रहा है अगले लेयर में कम, अगले लेयर में कम। शुरू में प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर में जितना लगा रहा है सेकेंडरी में और कम, टर्शियरी में और कम। तो बेटा मैंने बोला इसका नाम प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर। क्या नाम बोला? प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर। मैंने बोला इसका नाम सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर। और ये उस कैटायन के चार्ज पर डिपेंड करेगा, उसके साइज पर डिपेंड करेगा, उसके जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करेगा, उसके पावर पर डिपेंड करेगा, उसकी ताकत पर डिपेंड करेगा, उसकी मम्मी ने कितना उसको बॉर्नविटा पिलाया है इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितने स्फीयर तक को बांध के रख सकता है। क्या बोलोगे सर? बहुत सिंपल है, टर्शियरी। नहीं, अब आजा अच्छे से देख। मान लो कि फिलहाल हमने तो कॉन्सेप्ट आपको समझाया। मान लो किसी के पास एक लेयर हो सकता है, किसी के पास दो लेयर हो सकता है, किसी के पास तीन लेयर हो सकता है। मान लो इसके पास जितना दिखाया उतना लेयर है, तो आपके न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी दोस्त, अब वो कहलाएगा R प्लस एक्वस हाइड्रेटेड रेडियस। समझ में आया? समझ में आया? जहां तक लेयर बाय लेयर मैं आप एक डाउट आया, मैं एक बात आई, मैं क्लियर करता हूं इसको पहले बता करके एक लाइन। हमने बोला कि इस गैसियस कैटायन को हमने वाटर में डाला, वाटर में डाला, हाइड्रेशन हुआ। अब हमने बोला कि उस कैटायन के पावर पर डिपेंड करेगा कि कितना लेयर में हाइड्रेशन जाएगा। एक लेयर में ही सारे H2O मॉलिक्यूल रहेंगे, एक लेयर में सामान्य तौर पर नहीं होता, एक से ज्यादा में ही होता, क्योंकि इस H2O के बाद भी H2O हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, इस H2O के बाद भी अगला H2O हाइड्रोजन बॉन्ड, वो चेन में है। तो वो जेड कैटायन का पावर कितना है? पहला लेयर में H2O को सराउंड किए हुए, दूसरा लेयर में और ज्यादा किया हुआ, तीसरा में और ज्यादा किया हुआ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लेयर में वो बांध रहा है। तो जहां तक का H2O मॉलिक्यूल इसने बांध रखा है वहां तक की दूरी अब कहलाएगी हाइड्रेटेड रेडियस। तो हाइड्रेटेड रेडियस को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, इसको पहले समझो, फील करो। हाइड्रेटेड रेडियस क्या है? ये न्यूक्लियस से दूरी है वहां तक की जहां तक का H2O मॉलिक्यूल उसे M+ ने बांध रखा है कूलम्बिक फोर्स से। तो जहां तक का बांध रखा है, इसको मैथमेटिकली कैसे बोला जाए, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए? तो इसको और अच्छे से खूबसूरती से प्रेजेंट करो कि वो M+ कैटायन ने जहां तक के H2O मॉलिक्यूल को बांध रखा है, इनफैक्ट वो H2O अब इमोबाइल है। इमोबाइल ऐसा टर्म इस्तेमाल कर लो, सब दुख कष्ट कल्याण तकलीफ पीड़ा उत्पीड़न क्लेश सब दूर। ठीक है? क्या बोला मैंने बोला कि वहां तक का H2O मॉलिक्यूल जहां तक इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब पानी में जो H2O वो मोबाइल होते हैं, क्योंकि फ्री H2O है वो मोबाइल है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपने M+ को जैसे ही पानी में डुबोया तो अंदर में एक हलचल सी मची, सब दौड़ रहा है किसके पास? आराम से फील करो, M+ को वाटर में डुबोया आपने, ढेर सारे वाटर के H2O के मॉलिक्यूल्स उसके पास दौड़ रहे हैं उसके चार्ज के इंफ्लुएंस से, प्रभाव से, और सब आते गए। और तुरंत तुरंत टीचर के आने के बाद आप क्लासरूम में कैसे डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो M+ के आने के साथ जो इधर उधर H2O फ्री मोबाइल थे सब के सब डिसिप्लिन में आ गए। सब के सब डिसिप्लिन में आ जाए, आराम से समझ, सब के सब डिसिप्लिन में आ गए। मतलब एक लेयर में आया,
उसके पीछे दूसरा लेयर में आया, पंक्ति कतार बना के, तीसरा आया, उस M प्लस का पावर जितना है उतना उसने लेयर बना लिया, और उसके पीछे का अभी भी आवारा है। क्लासरूम के बाहर के लोग थोड़ी ना हमारे प्रभाव में आएंगे, वो अभी भी इधर उधर मोबाइल है। क्लासरूम वाले ई मोबाइल हो गए, अब वो रुक गए, स्टैटिक हो गए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अब जो है सब, जहां तक का ई मोबाइल है वहां तक की दूरी कहलाएगी हाइड्रेटेड रेडियस। अब आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमने आपको बताया कि हाइड्रेटेड रेडियस क्या है। तो कौन सा रेडियस बड़ा होगा, गैसियस का या एक्वस का? सर क्या मजाक कर रहे हैं, एक्वस का काफी बड़ा होगा, क्योंकि कई लेयर में हाइड्रेशन होगा। आपको अच्छे से समझ में आया, बढ़िया से मजा आया या नहीं, क्लियर हुआ या कॉन्सेप्ट नहीं आपका? अब आप बताएं पहले मेरे को, और स्क्रीनशॉट भी ले प्लीज, जल्दी बताएं। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक बनता है, प्लीज। आइए, अब हम लोग इसमें हाइड्रेटेड रेडियस का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग डील करते हैं एक्वस फेज में आयन को डालने पर उसकी कंडक्टिविटी पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको आप बोलते हैं। नया कॉन्सेप्ट इसमें आ जाए आप अच्छे से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड आयोनिक मोबिलिटी। अच्छे से देखना बेटा। मान लो कि ये आपका Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, ये आपका गैसियस कैटायन है। जस्ट आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है और वही वाले कैटायंस। Li प्लस छोटा था और Cs प्लस आपका बड़ा था, कोई दो राय नहीं है। अब ऊपर जाने पर आपका R प्लस कम हो रहा है। अच्छे से देखना दोस्त, आपने इसको डाल दिया वाटर में, ठीक है, आपने वाटर में डाला, सबका हाइड्रेशन हुआ। तो मैं बोलूं कि हाइड्रेशन एक्सटेंट किसका ज्यादा होगा? आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है कि जिसका चार्ज ज्यादा हो, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, जिसका साइज छोटा हो, उसका हाइड्रेशन एक्सटेंट ज्यादा होगा। सुशील जी ने भेजा है, लव यू सर, योर टीचिंग स्टाइल, और बहुत सारा दिल भेजा है, थैंक यू सुशील जी। चलिए आइए, तो ऊपर जाने पर आपका हाइड्रेशन एक्सटेंट बेटा बढ़ेगा। अच्छे से देखना रे, हाइड्रेशन एक्सटेंट बढ़ गया, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज जो ज्यादा है वो भी बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल को Li प्लस ने घेर रखा था, ध्यान से देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का डाउट होगा कि गैस और एक्वस को थोड़ा और समझे, ये देखो, ये आपका Li प्लस था, साइज लगभग वही बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बन गया हो शायद, पहले ये था। लेकिन अब इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का कई लेयर आ गया, प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर, सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर, टर्सरी हाइड्रेशन स्फीयर। तो अब ये काफी बड़ा हो गया और इसके चारों ओर भी आया, बट चूंकि उसका हाइड्रेशन एक्सटेंट काफी ज्यादा है ऊपर वाले का, इसीलिए ये भी बड़ा हुआ, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं हो पाया। ये जो मैं सूरज जैसा चमकता हुआ आफताब सा कुछ बना रहा हूं, एक्चुअली ये मैंने दिखाया है कि हाइड्रेशन हुआ है। अच्छा सा बढ़िया से देखिए, तो ऊपर में जाने पर अब आपका R प्लस एक्वस बड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ, अब ये आपका हाइड्रेटेड
और एक्वस कैटायंस हैं। और आप बोलेंगे कि साइज Li प्लस गैस की जो है उससे काफी ज्यादा होगी Li प्लस एक्वस की, काफी ज्यादा हुई होगी। ध्यान से, काफी 3 बार हमने ये बड़ा साइन दिखाया, जबकि CS प्लस का जो रहा होगा ये मैं 2 बार दिखा रहा हूं। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि Li प्लस की हाइड्रेशन काफी ज्यादा हुई होगी, क्योंकि उसका साइज काफी छोटा है, और साइज छोटा होने से हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एक्सटेंट ज्यादा होता है। तो अब ऊपर जाने पर R प्लस बढ़ गया। तो जरा सोचे, अगर आपने एक कंटेनर में Li प्लस को रखा हुआ है और एक्वस में, वाटर में, और एक में CS प्लस को रखा हुआ है, तो Li प्लस अब बड़ा है CS प्लस से, मतलब हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गया। हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गया। आराम से दोस्त, हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गया। अब मैं बोलूं कि कौन सा आयन वाटर में ज्यादा मोबाइल है? मोबाइल मतलब चलायमान। Li प्लस इज मोर चलायमान और CS प्लस इज मोर मोबाइल। कौन सा? जाहिर सी बात है, बोलोगे कि सर Li प्लस छोटा था बट अब वाटर में जाके काफी बड़ा हो गया, और CS प्लस बड़ा था बट वाटर में जाके, ऐसा नहीं है कि CS प्लस छोटा हो गया, CS प्लस भी बड़ा हो गया, बट CS प्लस उतना बड़ा नहीं हो पाया और Li प्लस काफी बड़ा हुआ। तो Li प्लस एक्वस और CS प्लस एक्वस में CS प्लस एक्वस छोटा है, Li प्लस एक्वस काफी बड़ा है। तो मोबाइल कौन ज्यादा होगा? तुम भी समझते हो, तुम भी समझते हो। खिलौना जानकर मेरा दिल तोड़ जाते हो कि मैं तो चल भी नहीं सकता, और तुम भाग जाते हो, दौड़ जाते हो। मतलब ये दौड़ जाएगा ज्यादा, मोबाइल ज्यादा ये होगा। तो आप बोलोगे कि ऊपर जाने पर आयोनिक मोबिलिटी, आयन की मोबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीजेज। समझे बेटा? आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीजेज, कम हो जाएगी। ये वाला ज्यादा मोबाइल हुआ, ये वाला कम मोबाइल हुआ। अब मैं बोल रहा हूं कि ये अगर ज्यादा मोबाइल है और वो कम मोबाइल है, तो आयन वाटर में जब मोबाइल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फुल लगाया हुआ है तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, जो ज्यादा मोबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन जहां जितना ज्यादा मोबाइल होगा वहां कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब है आपको कंडक्टिविटी CS प्लस एक्वस ज्यादा देगा उसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन कंडक्टिविटी वर्ड बोलना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप इसको बोलो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बोलो, क्योंकि वो कंसंट्रेशन वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है? मतलब ये ज्यादा, सॉरी, डिक्रीजेज। मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, R प्लस डिक्रीजेज, R प्लस एक्वस इंक्रीजेज, इसलिए आयोनिक मोबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीजेज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीजेज डाउनवर्ड। अब आपका ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ध्यान से देखें। अगर मैं बोलूं इसी तरीके से, ध्यान से, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al ट्रिपल प्लस। अच्छे से देखें बेटा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। आप सारे ब्लॉक में आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल से बाहर निकल करके अच्छे से। मैं बोलूं कि इसमें R प्लस किधर ज्यादा कम है, R प्लस पूछ रहा हूं सिंपली, R प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज छोटा है ना, तो R प्लस डिक्रीज करेगा। अब मैं बोलूं R प्लस एक्वस किधर ज्यादा है, ध्यान से, R प्लस एक्वस इधर ज्यादा होगा, क्योंकि उधर हाइड्रेशन एक्सटेंट ज्यादा है। अच्छे से देखना बेटा, हाइड्रेशन एक्सटेंट ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा R प्लस एक्वस किधर ज्यादा है, R प्लस एक्वस इधर ज्यादा है। अब मैं बोलूंगा मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, मोबिलिटी चलो छोड़ो हटाओ, कंडक्टिविटी बोलो सीधा, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, Na प्लस की या Al ट्रिपल प्लस की? तो आप सोचोगे कि सर आपका R प्लस एक्वस ज्यादा है, मतलब ये बड़ा है, तो इसकी मोबिलिटी कम और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। गलत है आप, इस बार गलत है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल जानबूझ के लिया। कंडक्टिविटी के लिए सबसे
पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट और प्राइम फैक्टर इज चार्ज। डाल लो, यहां डाल कर स्क्रू डाल के टाइट कर लो। क्या बोला मैंने? कंडक्टिविटी का जब भी सवाल है, ये बड़े बड़े टीचर इस पर गलत करते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं कि साइज उधर बड़ा हो गया, अब वो आयन कम मोबाइल है तो कंडक्टिविटी कम देगा। नहीं, चार्ज अगर सेम है तब आप वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो आपने यहां लगाया कि ये बड़ा है ये छोटा है तो ये कंडक्टिविटी ज्यादा देगा वो कम। लेकिन अगर चार्ज डिफरेंट है तो कंडक्टिविटी के लिए दोस्त पहला फैक्टर होगा चार्ज। हमेशा जेहन में याद रखें। क्या बोला मैंने? कंडक्टिविटी के लिए पहला फैक्टर होगा चार्ज। तो बोलो, कंडक्टिविटी इधर होगा ज्यादा, इधर होगा ज्यादा? इधर ज्यादा नहीं, किधर ज्यादा? राइट ज्यादा कंडक्टिविटी, क्योंकि चार्ज उधर ज्यादा है। अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। मैं फिर एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, अच्छे से देखें। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऊपर जाने पर आर माइनस डिक्रीजेज, आर माइनस एक्वस इंक्रीजेज, हाइड्रेशन बढ़ा तो आयोनिक मोबिलिटी बड़ा है तो आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीजेज, तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, क्योंकि चार्ज सेम है। अब मैं बोलूं एग्जांपल में, बेटा बता एफ माइनस एक्वस, ओ डबल माइनस एक्वस, अच्छे से देख, और एन ट्रिपल माइनस एक्वस। अब मैं बोल रहा हूं किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? बोलोगे सर कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले चार्ज। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आया? बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज बताएं और स्क्रीनशॉट भी ले चीजों को, लेकिन मेरे को पहले बताएं कि हाँ आपका क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, प्लीज। तो आइए आज के लेक्चर का ये आखिरी पेज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहले मैं कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर लूं। बेरिलियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। अच्छे से देखो, अगर मैं बोलूं कि दोनों में से कहां पर आर नॉट, आर प्लस नहीं बेटा, आर नॉट न्यूट्रल एटम में एल्यूमिनियम बड़ा होता है बेरिलियम से काफी, आर प्लस याद करो हमने आपको पढ़ाया था Be2 प्लस से Al ट्रिपल प्लस साइज में बड़ा होता है। हाइड्रेशन एक्सटेंट, चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एक्सटेंट ज्यादा होगा। आर प्लस एक्वस, इसलिए इसी का ज्यादा हो गया। कंडक्टिविटी, समझ रहे होंगे, चार्ज ज्यादा है। तो देखो कॉन्सेप्ट से चलो तो अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अगर मैं बोलूं ऐसा कर बेटा कि Li प्लस से लेके Cs प्लस मोल्टेन आयन ले लो। क्या ले लो? मोल्टेन आयंस। क्या मतलब हुआ? ठीक से देख लो, मैंने बोला मोल्टेन आयंस ले लो। मोल्टेन वर्ड आप समझते होंगे, पिघला हुआ, लिक्विड नहीं है, सॉरी एक्वस नहीं है, ये हमने मेल्ट कर दिया है, मतलब मोल्टन फेज में लिया, मतलब लिक्विड प्योर फेज। बेटा वाटर अलग चीज है और लिक्विड अलग चीज है। किसी चीज को लिक्विफाई करना मतलब समझते हो, वही मटेरियल है प्योर और वो लिक्विड बन गया है। और एक्वस सॉल्यूशन जब बोल रहे हैं आप तो वाटर आ गया है। तो दोनों अलग अलग वर्ड। तो हमने इनको पानी में नहीं डाला है, ये मोल्टन है मतलब लिक्विड में, प्योर Li प्लस है, बस वो लिक्विड फेज में। जैसे गैस बन गया, सॉलिड था गैस बन गया तो लिक्विड भी हो सकता है, एक्वस नहीं है। इसीलिए अच्छे से देखेंगे आप, अगर मैं बोलूं कि इन सब में
अब छोटा कौन है, तो Li प्लस जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रेशन वगैरह तो होगा नहीं। समझ में आ गया? तो मोल्टन कंडक्ट मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो छोटा है उसी की। तो अगर आपसे मोल्टन कंडक्टिविटी पूछे तो जो छोटा है उसकी ज्यादा होगी। तो कॉन्सेप्ट को आप समझे, कभी कभी मोल्टन कंडक्टिविटी पूछता है तो साफ मतलब है वो लिक्विड स्टेट में आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा तैयार रहेंगे। अगर पूछ दिया एक्वस स्टेट में, नहीं कुछ बोले तो एक्वस समझा जाता है। जैसे बोले कि Li प्लस और CS प्लस, मेरी बात को गौर से सुनोगे, Li प्लस और CS प्लस में किसका ज्यादा होगा, क्या कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब आपसे एक्वस में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर उसको लिक्विड फेज में पूछना हो, मोल्टन फेज में, तो वो एकदम बोलेगा कि मोल्टन कंडक्टिविटी दोनों में से किसकी ज्यादा होगी। उम्मीद है ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो हमने हाइड्रेटेड रेडियस पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स किए, हमने हाइड्रेशन एनर्जी क्या है ये भी आपको समझाया, हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है ये सब कुछ आपको बताया, कैटायन का हाइड्रेशन अनायन से बहुत ज्यादा होता है ये भी बताया, स्फीयर वाइज हमने ये भी आपको क्लियर किया, हाइड्रेशन एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है हमने ये भी आपको बताया, आयन की मोबिलिटी वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में, आयन की कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया। ये सारी चीजें हाइड्रेशन एनर्जी में क्लियर हुई। अब इसके बाद मैं लेके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं आपको सॉलिबिलिटी पर। सॉलिबिलिटी हालांकि एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा एरिया है, फिर भी चलो इंट्रोड्यूस करता हूं सॉलिबिलिटी पर अगले एप्लीकेशन। सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, MX। ध्यान से अच्छे से इसको देखेंगे, पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, फिर सॉलिबिलिटी तो बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। ध्यान से बेटा देख, कोई M प्लस गैसियस कैटायन और X माइनस गैसियस अनायन, ये दोनों मिलके ही तो लैटिस एनर्जी रिलीज किया इन लोगों ने और MX बनाया, कोई शक तो नहीं है। आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल, मतलब यहां पर आयंस, गैसियस आयंस पहले जो फ्री थे, अब यही दोनों ने बेटा कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर लैटिस एनर्जी रिलीज करके आपने पिछले टॉपिक को पढ़ा है और ये क्रिस्टल बनाया। तो अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि आयंस बॉन्डेड है किस फोर्स से, किस एनर्जी से, तो आयंस आर बॉन्डेड विथ लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी लिबरेट किया है दोस्त उसी से ना। सर क्या बोल रहे हैं एक बार और, क्या आप समझा सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर MX आयोनिक सॉलिड को लैटिस एनर्जी इतनी ही बराबर एनर्जी दे दी जाए, रिलीज ना हो, दे दी जाए, तो क्या होगा, ये वापस गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में डिकम्पोज कर जाएगा ना। इसीलिए लैटिस एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। आपने डिफाइन कैसे किया था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। अब आप इसको रिवर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate completely 1 mole of ionic solid to its constituent gaseous ions। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है यहां पर, नीडेड है यहां तोड़ने के लिए, और वहां रिलीज है चूंकि वहां बना रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो ये बंधा हुआ है किस एनर्जी से? लैटिस एनर्जी से। देखना बेटा अच्छे से, किस एनर्जी से? लैटिस से। अब आपने इसको पानी में डाला, ध्यान से, तो यहां पानी में डालने के बाद ध्यान से दो बातें होंगी, या तो MX स्टिल इम्बेडेड आयंस, अच्छे से देखना दोस्त, अभी भी बंधे हुए आयंस होंगे, मतलब वो आयन फ्री नहीं होगा, या दूसरी बात होगी कि आयन फ्री हो जाएगा, M प्लस एक्वस हो जाएगा और X माइनस एक्वस हो जाएगा, फ्री एक्वस आयंस। या तो ये बात होगी या ये बात होगी। सर क्या है, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल होगा, एकदम होगा।
हाँ, यहां मोल्टन मोबिलिटी इंक्रीजेज होगा, किसी ने पूछा भी है। गुड, आ जाइए यहां पे अच्छे से देखिए। मैंने बोला ये M प्लस और X माइनस ये आयंस बंधे हुए हैं, तो हमने बोला बेटा कि वाटर में आप डाले तो हाइड्रेशन शुरू होगा, मतलब वाटर का डायपोल अटैक करेगा M प्लस पर। अच्छे से देखिए, ये कटायन है, यहां एनायन है, तो वाटर का नेगेटिव डायपोल अटैक करेगा M प्लस पर, पॉजिटिव डायपोल अटैक करेगा X माइनस, प्रोसेस से रिलीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी। अब प्रैक्टिकली सोचो, ये बंधा हुआ है लैटिस एनर्जी से, रिलीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये अलग हो सकता है, लेकिन अलग कब होगा? बंधा हुआ उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए। बहुत सिंपल, दो भाई है, दो भाई, एक प्यार जो होता है घर का, उस प्यार से जो एक डिसिप्लिन है घर का, जो फादर ने, जो मदर ने वो बनाया है, जो कई सालों में रिलीज हुई है एनर्जी, ठीक है, और उससे वो रिलेशनशिप बना है दोनों भाइयों का, उससे दोनों भाई बंधे हुए हैं। अब कोई तीसरा फूट डाल रहा है, किसी एक की शादी हो गई और मैडम फूट डाल रही है लेट, या कोई बाहर वाला आया फूट डाल रहा, चाह रहा दोनों भाई अलग हो जाए। तो बेटा आप जब अलग करने वाला जो फोर्स होगा, वो जो अब रिलेशनशिप आपसे, मान लो कि आप दो भाई हैं, अब आपसे कोई एक जो रिलेशनशिप बना रहा है, जो बाहरी आदमी, वो रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप से स्ट्रांग होगा, तब ना आप यहां से डिपार्ट कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये बंधा हुआ लैटिस एनर्जी से, और आपकी रिलीज हो रही है उसमें वाटर में जाकर के हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट अगर ज्यादा होगा, किससे? इस लैटिस एनर्जी से, जो बांधा हुआ एनर्जी है, तभी ऐसा होगा ना कि ये डिपार्ट करेगा। तो आप क्या बोलोगे, बंधा हुआ कब रहेगा? जब लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा हाइड्रेशन से, तो अभी भी बंधा रहेगा। ऐसे केस में बोला जाएगा MX इज इनसॉल्युबल। क्या बोला जाएगा? MX इज इनसॉल्युबल, नहीं घुला, जैसे था वैसे। और अगर लैटिस, ये कब होगा, अलग कब होगा? जब जिस एनर्जी से बंधा था उससे ज्यादा रिलीज हो गया ये, तो अब बोला जाएगा MX इज सॉल्युबल। तो सॉल्युबल का मतलब आयोनिक, हाँ ये आयोनिक कंपाउंड पर लागू हो रहा है, ध्यान दे, आयोनिक सॉलिड पर। चीनी के घुलने का प्रोसेस डिस्कस नहीं हो रहा है, नमक के घुलने का प्रोसेस डिस्कस हो रहा है। क्लियर बैठा ले, ऐसा ना कि फिर गलती कर दें कहीं जाके कुछ। तो हमने बोला, अच्छे से देखिए, कोवेलेंट का अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखिए। हमने बोला कि आयोनिक सॉलिड को अगर आपने वाटर में डाला तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी साथ में चालू हो गया वाटर के साथ, और लैटिस उसको बांधे हुए। अगर लैटिस से ज्यादा हाइड्रेशन रिलीज हो गई तो आयन सेपरेट कर गया और एक्वस बन गया और फ्री हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया। ठीक है, अब पॉइंट है, तो हम लोग जब अलग हो गया तो ऐसे ही चीजों को सॉल्युबल बोलते हैं। तो सॉल्युबल कोई आयोनिक कंपाउंड बोलने का मतलब क्या हुआ, उसके आयंस अलग हो गए वाटर में और वो एक्वस आयंस बन गए। और इनसॉल्युबल बोलने का मतलब क्या हुआ, वो आयंस अभी भी बंधा हुआ है लैटिस एनर्जी से और वाटर में पड़ा हुआ है। अभी भी M प्लस और X माइनस आयन के बीच की दूरी फिक्स है इनसॉल्युबल में, जो क्रिस्टल में था वही दूरी अभी भी है। जैसे पत्थर को पानी में डालते हैं तो उसके कैटायन एनायन के जो बीच की दूरी है वो फिक्स है, वो वहां भी जाके वही है। बट अगर नमक में Na, पहले सॉलिड नमक लो, सॉलिड NaCl, तो उसमें जो Na प्लस और Cl माइनस के बीच के न्यूक्लियस की दूरी थी वो फिक्स थी, लेकिन जब आपने वाटर में डाला वो सॉल्युबल हो गया, मतलब आयंस फ्री हो गए, तो कोई लेना देना नहीं रहा, रिलेशनशिप टूट गया, खत्म हो गया, दोनों भाई बिछड़ गए, फुट डाल दिया वाटर ने। तो अब दोनों के बीच क्या बोला जाएगा, अट्रैक्शन है कि नहीं है? उसी चम्मच के अंदर है, उसी ग्लास के अंदर दोनों आयन Na प्लस X माइनस है, उसी बॉटल के अंदर है, उसी कढ़ाई के अंदर है, उसी प्रेशर कुकर के अंदर। लेकिन आप हथेली पे भी डाले तो बोले उसी हथेली पर अभी भी पानी में वो पड़ा हुआ, लेकिन चूंकि वो घुल गया तो बोला जाएगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो बोला जाएगा कि दोनों की दूरी कितनी है, बोलोगे इनफिनाइट। बोला जाएगा कह रहे यार तुम्हारा 1 फीट की हाइट का तो प्रेशर कुकर है, तो कुछ भी होगा तो कुकर के 2 अंतिम छोर पे लास्ट में जाएगा, ग्लास के एक छोर से दूसरे छोर पे इससे ज्यादा दूरी होगी।
बोलोगे कि केमिस्ट्री में इनफिनाइट का मतलब होता है कि दोनों के बीच कोई चक्कर नहीं है, अब दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब केमिस्ट्री में इनफिनाइट का मतलब ये होता है उसी चम्मच में पानी है, उसी स्पून में वाटर है और उसी में हमने एक दाना नमक का डाला। अब मैं बोल रहा हूं कि Na+ और Cl- की दूरी कितनी है, जबकि चम्मच की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। आप बोलेंगे इनफिनाइट है। क्यों है? क्योंकि Na+ और Cl- को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल कब हुआ? जब हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई। लेकिन ये एक सामान्य केस है, ये एक सामान्य केस है। बाकी बहुत सारी चीजों पर यह सॉल्युबिलिटी निर्भर कर सकती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एंट्रोपी पे, हालात बहुत कुछ बन सकते हैं और भी। लेकिन ये एक सामान्य केस है कि कोई चीज सॉल्युबल होने का यह मतलब, इनसॉल्युबल होने का यह मतलब। जो अब वो एबनॉर्मल और अलग तरह के केसेस हैं, उसको कैसे डील किया जाएगा? तो इस यूनिट के कंप्लीट होते ही अगला यूनिट जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूनिट 3 SPDF ब्लॉक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, प्योर ब्लॉक के कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज। तो उसका पहला टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और दूसरा टॉपिक सॉल्युबिलिटी ही होगा, या पहला टॉपिक भी सॉल्युबिलिटी हो सकता है, हम लोग उसको देख लेंगे। तो हमने आपको समझाया सॉल्युबल होने का मतलब। चलो एक एग्जांपल और ध्यान से देखो, इसको मैं बंद कर रहा हूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं। BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। आप जान लो ये दोनों सॉल्युबल है और सबसे ज्यादा कंपटीशन में यही पूछा जाता है। तो कोई बोलेगा क्यों सॉल्युबल है? बोलोगे लैटिस एनर्जी से ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी, और ये इनसॉल्युबल है। कोई बोलेगा क्यों इनसॉल्युबल है वाटर में भाई? बोलोगे लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से। ध्यान से, ऊपर जाने पर चूंकि कैटायन का साइज घट रहा है, तो इससे लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब बांधने वाली एनर्जी भी बढ़ेगी, और इससे हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब तोड़ने वाली एनर्जी भी बढ़ेगी। आखिर कौन सी एनर्जी तेजी से बढ़ गई कि ऊपर वाला डिपार्ट कर गया, सॉल्युबल हो गया, अलग हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइज छोटा होने की वजह से लैटिस भी ऊपर ही बढ़ेगा क्योंकि वो भी साइज की इनवर्सली, और हाइड्रेशन भी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि वो भी साइज की इनवर्सली। लैटिस लेकिन बांधेगा और हाइड्रेशन तोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रेशन तो चाह रहा है कि डिपार्ट कर दे। तो सवाल है, फिर भी ऊपर वाला सॉल्युबल है, मतलब पानी में जाके डिपार्ट कर गया, इसका मतलब कौन भारी पड़ गया? हाइड्रेशन। तो आप क्या लिखेंगे? लैटिस एनर्जी भी बढ़ा, हाइड्रेशन भी बढ़ा, बट हाइड्रेशन बहुत तेजी से बढ़ गया। समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? ये आयन के नेचर पर, कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। कुल मिला के ये सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी को बहुत डिटेल में, हमने बोला सॉल्युबिलिटी को बहुत डिटेल में समझने के लिए एक नया टॉपिक हम लोग बना रहे हैं, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पर ही। तो आज हम लोगों का इस लेक्चर में यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट खत्म, जिसमें ब्लॉक का हमने 10 से 15% हिस्सा कवर किया है। बहुत सारी चीजें ब्लॉक के डिस्कस की गई है, महज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं, बहुत ज्यादा चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। अगले लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी पर हम लोग जाएंगे। पहले हम लोग हमेशा ब्लॉक पर अच्छे से फोकस होंगे, और उसमें 11th से ज्यादा एरिया 12th का कवर होगा ब्लॉक में। उसके बाद वो यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 में फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे दूसरे चैनल कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आगे से कोई भी लाइव क्लासेज उस चैनल से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आप जम के अब VK जायसवाल की बुक से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का कंप्लीट क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे लेवल अब सॉल्व कर सकते हैं। और अपने डाउट्स आप अपने एप्लीकेशन ऐप में डाल करके अपने टीचर से, मतलब हमसे पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स ऐप में डालने के बाद क्लियर किए जाएंगे, या व्हाट्सएप से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका आगे का होमवर्क रहा, VK जायसवाल की बुक से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चन अब आपको सॉल्व कर जाने, ये आप अगले लेक्चर से पहले कर जाए, उसके डाउट्स क्लियर कर ले, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग नई चीजों को स्टार्ट करें। तो एंजॉय करें,
अपनी जिंदगी को भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मुस्कुराते रहें, हमसे भी प्यार करते रहें और हमेशा वही करें जो दिल करे, बशर्ते जो आपका दिल करे उससे दूसरे को तकलीफ ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।